गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में मैं आपको प्रेमचंद के फटे जूते पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। अभी तक आपने पढ़ा था कि लेखक के पास एक फ़ोटो है जिसको देखकर वो उसका विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर इस फ़ोटो में लेखक ने क्या पहना है। टोपी, धोती, जूते जो कि फटे हुए हैं और उनके चेहरे पे बहुत ही कम मुस्कान जैसे अभी आती हुई सी लग रही थी। अब आगे यह कैसा आदमी है। लेखक कह रहे हैं कि यह कैसा आदमी है जो खुद फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। अर्थात इसके जूते फटे हैं। लेखक के कहने का अर्थ है कि प्रेमचंद जी के जूते तो फटे हुए हैं लेकिन इसका उन्हें कोई भी कष्ट नहीं है। वह किसी पर हंस भी रहे हैं। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होगे। लेखक बार बार सोच रहे हैं कि आखिर हुआ क्या होगा। जो उन्हें फोटो खिंचाना ही था तो ठीक से जूते तक नहीं पहना उन्होंने, या जूते नहीं पहना तो फोटो नहीं खिंचवाते। लेकिन अगर पत्नी ने कही दिया था कि फोटो खिंचवाना है तो वह अच्छा चलो खिंचवा ही लेते हैं कहकर बैठ गए थे। ऐसा ही कुछ हुआ होगा। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को जूता भी न हो। लेखक को यह बहुत बड़ी बात लगती है कि प्रेमचंद जी के पास फोटो खिंचाने के लिए अच्छा सा जूता भी नहीं था और वह उस फोटो को देखकर उनके अंदर के दुख को अपने भीतर महसूस कर रहे थे और उसको महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहते थे। लेकिन फोटो में प्रेमचंद जी के आंखों में जो तीखा दर्द तैर रहा था, जो व्यंग से परिपूर्ण था, वह लेखक को रोने से भी रोक देता है। अब लेखक कहते हैं तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर्ष से दिखाई देते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। लेखक का अर्थ है फोटो में अच्छा दिखने के लिए लोग क्या नहीं करते। हमारे प्रेमचंद जी फोटो को कोई खास महत्व नहीं देते थे क्योंकि जो फोटो अच्छा खिंचाना चाहते हैं उनके पास अगर अच्छे कपड़े नहीं होते तो दूसरों की पहन लेते हैं और दूसरों के कोट में वे दूल्हे से दिखाई देते हैं। बारात निकालने के लिए मोटर नहीं होती तो किसी दूसरे से मांग के मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए बीवी तक मांग ली जाती है। तो ऐसे में हमारे प्रेमचंद जी के लिए कहते हैं लेखक कि उनसे जूता तक मांगते नहीं बना। जूता तक किसी से मांग लिया होता अगर फट गए थे तो। सही में तुम फोटो का महत्व नहीं जानते।
लोग तो इत्र छुपकर फोटो खिंचाते हैं, मानो फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। अब लेखक एक और चीज़ की ओर इंगित करते हैं नीचे, टोपी और जूते की कीमत, अर्थात सम्मान और शक्ति की कीमत। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूता उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलता होगा। जूता हमेशा टोपी पर कीमती रहा है, अर्थात टोपी तो बहुत सस्ती रही लेकिन जूता हमेशा कीमती रहा। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर हो जाती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए लगते हो। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितना आज चुभ रही है। कहने का अर्थ है, लेखक ने लिखा, टोपी 8 आने में मिल जाती थी, अर्थात टोपी जूते से कहीं सस्ती थी। और एक टोपी सम्मान का प्रतीक भी होती है। एक टोपी एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं, अर्थात शक्ति जिसके पास है 2500 सर झुक जाते हैं उसके सामने। अब लेखक कहते हैं, तुम भी शायद इसी के मारे हुए हो। यह बात लेखक को इससे पहले कभी नहीं चुभी थी, इतनी कभी नहीं चुभी थी जितनी उन्हें लेखक प्रेमचंद जी की फोटो देखकर चुभ रही है, जब वो उनका फटा जूता देख रहे हैं। क्योंकि लेखक प्रेमचंद जी महान कथाकार थे, उपन्यास सम्राट कहलाए जाते थे, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में उनका जूता फटा हुआ है। यह बात लेखक को कहीं गहरे तकलीफ दे रही थी। अब लेखक एक और चीज़ कहते हैं, एक और बात बताते हैं, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुलियां बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे का तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला घिस जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, पर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी तो उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व जानते ही नहीं, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। लेखक ने कहा कि तुम पर्दे का महत्व जानते ही नहीं, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा, जब उन्होंने अपना जूता और लेखक के जूते को मिलाकर देखा तो पाया कि उनका जूता अच्छा नहीं है, उनका जूता तो नीचे से फटा है और उससे चलने पर उनका पंजा भी घिस जाता है, पूरा तला भी निकल जा सकता है और उनका पूरा पंजा जो है छिल जा सकता है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। लेकिन ऐसे में भी उनकी अंगुली जो है वह बाहर नहीं दिखती। लेकिन प्रेमचंद जी की तो अंगुली दिखती है, उनके पैर का तला सुरक्षित है, पैर नहीं छिलेगा, पाँव सुरक्षित है, लेकिन अंगुली दिखती है। जबकि लेखक परसाई जी की उंगलियां ढकी हैं, भले पंजा नीचे से घिस रहा हो। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। हमारा तला छिल जाए मगर उंगलियां नहीं दिखनी चाहिए। हमें तकलीफ़ हो
किसी को बाहर समझ में नहीं आना चाहिए। हम पर्दे के महत्व को जानते हैं, लेकिन तुम तो पर्दे के महत्व को ही नहीं जानते। तुम्हारा पैर तो सुरक्षित है, लेकिन तुम्हारी उंगली ही सामने से दिख रही है, अर्थात तुम्हारा फटा हुआ जूता सामने दिखाई दे रहा है। लेखक यहाँ समाज की बाहरी आडंबरों के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे लोग तकलीफ सहकर के भी अपने आप पर पर्दा डाले रहते हैं, खुश होने का नाटक करते हैं, अपनी बातों को छिपा जाते हैं। जबकि हमारे प्रेमचंद जी ऐसे नहीं हैं। वो जो हैं, जैसे भी हैं, सामने हैं, फोटो में भी वैसे ही दिख रहे हैं जैसे कि वो हैं। लेखक जैसे लोग वास्तविकता को आडंबर के आवरण से ढकते हैं, दिखावा के आवरण से ढकते हैं, भले तकलीफ में हो लेकिन बताना नहीं चाहते। लेकिन प्रेमचंद जैसा व्यक्तित्व सच्चाई और सादगी को अपनाने वाला है। उन्हें तो मानो दिखावा से कोई मतलब ही नहीं। वह दिखावा करना ही नहीं चाहते, इसलिए वह जैसे भी है वैसे ही फोटो में दिखाई दे रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊंगी, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। यहाँ तक लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद जी जिस तरह से फटा जूता भी पहनकर शान से बैठ सकते हैं, परसाई जी ऐसे नहीं पहन सकते। फोटो तो बिल्कुल ही नहीं खिंचा सकते, भले उनकी लेखनी, उनकी जीवनी, उनकी रचना कोई उनके फोटो के बिना ही छाप दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। आज यहीं तक, शेष दूसरे वीडियो में। इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा।